and welcome to SPM IAS Academy डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में हम आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करते हैं एंड यू कैन सबमिट योर आंसर्स ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप। आज का क्वेश्चन है एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर। क्वेश्चन स्टार्ट होता है एक स्टेटमेंट के साथ। दिस स्टेटमेंट सेज दैट देयर हैव बीन इंस्टेंसेस of the toppling of state government by the mass resignation of elected MLAs। क्वेश्चन रेफर कर रहा है अभी मार्च 2020 में मध्य प्रदेश में जो एक इंसिडेंट हुआ था जिसके थ्रू कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और बीजेपी की सरकार पावर में आ गई थी, उसी को रेफरेंस दे करके क्वेश्चन स्टार्ट होता है। और उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एग्जामिन करना है, वी हैव टू इशू इन द एंटी डिफेक्शन लॉ एंड सेकेंडली इट इज आस्किंग यू टू सजेस्ट द मेजर्स टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। क्वेश्चन इज ऑफ 10 marks, that means you have to answer it in 150 words only. Question is relevant from paper 3 Indian Polity and the reference newspaper for these are 24th November 2019, जहां पर महाराष्ट्र की स्टेट में एंटी डिफेक्शन को डिस्कस करा है सत्यजीत सर ने, 16th जुलाई एंड 17th जुलाई जहां पर राजस्थान में एंटी डिफेक्शन को डिस्कस करा है। क्वेश्चन का डायरेक्टिव वर्ड है एग्जामिन। जब भी किसी चीज को एग्जामिन करते हैं तो हमको एक एक पॉइंट को डिस्कस करना होता है विद एविडेंसेस। क्वेश्चन में एसेंशियली दो बातें आपसे पूछी गई हैं। पहली बात क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमको एंटी डिफेक्शन लॉ का जो इश्यूज हैं, जो उसके प्रॉब्लम्स हैं, उनको एग्जामिन करने को बोल रहा है एंड सेकेंडली इट इज आस्किंग कि क्या मेजर्स हैं जिसके थ्रू हम एंटी डिफेक्शन लॉ का जो मिसयूज होता है उसको प्रिवेंट करा जा सके। दैट मीन्स वे फॉरवर्ड पार्ट इट इज आस्किंग यू कि कैसे एंटी डिफेक्शन लॉ को बेटर करा जा सके। Now before I discuss the introduction part of this question, I would like to discuss first of all the issue with the in March 2020 with the Madhya Pradesh government. So issue कुछ ऐसा होता है, मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन होते हैं असेंबली इलेक्शन, उसके बाद जो सरकार बनती है वहां पर मध्य प्रदेश में टोटल 130 सीट्स हैं मध्य प्रदेश असेंबली की। आउट ऑफ दिस 114 सीट्स 114 सीट्स आती हैं कांग्रेस के पास में, 109 सीट्स आती हैं बीजेपी के पास में एंड रिमेनिंग हैव गॉन टू अदर्स। 7 सीट्स आती हैं अदर्स के पास में। आपको पता है कि अगर 230 सीट्स में सरकार बनानी है सो एटलीस्ट 116 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होगा, तभी सरकार बन सकती है। कांग्रेस के पास भी 116 नहीं है, बीजेपी के पास भी 116 नहीं थे, बट कांग्रेस इज एबल टू गेट द सपोर्ट ऑफ दीज। ये 7 का सपोर्ट कांग्रेस को मिल जाता है। एज अ रिजल्ट कांग्रेस की सरकार बन जाती है और कमलनाथ वहां के सीएम बन जाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं। आफ्टर दैट राजस्थान में मध्य प्रदेश में कुछ होता है। होता यह है कि वहां पर जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं दैट इज सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो स्प्लिट कर जाते हैं कांग्रेस से और उनके साथ के जो उनको सपोर्ट करने वाले एमएलएज हैं वो रिजाइन कर देते हैं। सो एसेंशियली 22 कांग्रेस एमएलएज विल रिजाइन फ्रॉम देयर मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जब 22 कांग्रेस एमएलए रिजाइन कर देते हैं तो नया नंबर जो बनता है कांग्रेस का that is 114 minus 22, that is 92 मेंबर्स बचते हैं यहां पर कांग्रेस के। देन बीजेपी के 109 पूरे रहते हैं और 7 जो है वो अदर्स भी रहते हैं। एज अ रिजल्ट अब जो असेंबली है, because of the resignation of the 22 members, now the assembly is only reduced to 208 member because 230 में से 22 जिन्होंने रिजाइन कर दिया तो अब बचते हैं ओनली 208 members।
इन दिस केस अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी प्रूफ करनी है, सो दे जस्ट नीड 105 MLA सपोर्ट। एज अ रिजल्ट बीजेपी अब मेजॉरिटी अपनी प्रूफ कर लेती है और बीजेपी की सरकार बन जाती है और शिवराज सिंह चौहान नए सीएम बन जाते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ जिसके थ्रू, जिसमें यह प्रोविजन है कि अगर आप किसी एक पार्टी से हैं, सपोज आप पार्टी ए के हैं और आप एमएलए हैं, पार्टी ए के टिकट पर आप विन हुए हैं, सो यू कैन नॉट वोट टू एनी अदर पार्टी, यू कैन नॉट वोट in assembly to any other party. That is the provision of anti-defection law. You cannot vote to any other party B. But this was not used here. BJP did not ask these 22 MLAs to vote for itself. Rather, it just asked to resign from the Congress. ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्रुप के ये जो MLAs थे, इन्होंने बस रिजाइन कर दिया और उसी के थ्रू बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई। एज अ रिजल्ट इनको अवार्ड भी मिला। इन 22 MLAs ने बाद में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया आफ्टर रेजिग्नेशन फ्रॉम द कांग्रेस एंड मेनी ऑफ देम गॉट द मिनिस्टीरियल पोस्ट इन द न्यू बीजेपी गवर्नमेंट ऑल्सो। बट एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज बाईपास्ड इन अ वे। तो हम देख सकते हैं किस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ को बाईपास करा। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ इन पर लगता तो इन MLAs, ये जो 22 हैं जिन्होंने रिजाइन करा था कांग्रेस से, अगर ये बीजेपी को वोट कर देते ड्यूरिंग द मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, जब टेस्टिंग हो रही थी फ्लोर पर, अगर ये वोट कर देते तो इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता। बट दे रिजाइंड इवन बिफोर दैट, उसके पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया। एज अ रिजल्ट दे वर एबल टू इवेड द एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोविजंस और बीजेपी वॉज स्टिल एबल टू मेक द गवर्नमेंट विद इट्स ओन MLAs इटसेल्फ। तो यही चीज को यहां पर रेफर करा जा रहा है कि ऐसे बहुत इंस्टेंसेस अभी हो रहे हैं जहां पर स्टेट गवर्नमेंट सरकारें गिराई जा रही हैं, मास रेजिग्नेशन ऑफ द इलेक्टेड MLAs, इसी की बात यहां पर करी जा रही है। और उसके बाद बोला जा रहा है कि आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के जो भी इश्यूज हैं उनको एनालाइज करना है। तो अब आप समझ सकते हैं कैसे इस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो बाईपास करा गया है एंड एंटी डिफेक्शन लॉ हैज बीन प्रूवन टू बी इनसफिशिएंट इन दिस केस। And in the introduction part you can mention this as the context itself. आप मेंशन कर सकते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो था वो इंट्रोड्यूस करा गया था टू पुट एन एंड टू आया राम गया राम पॉलिटिक्स। दैट मीन्स जहां पर MLAs की हॉर्स ट्रेडिंग करी जाती है, MLAs को पैसे दे करके या प्रोमिसेस दे करके एक पार्टी के MLA को दूसरे पार्टी को वोट कराया जाता है और कभी भी सरकार बनती है, कभी भी सरकार गिर जाती है। तो इस टाइप के कल्चर को एंड करने के लिए हम लोग लाए थे anti-defection law. However, recently anti-defection law has been bypassed by innovative ways, including the mass resignation of elected MLAs. आप इस टाइप का बात बता सकते हैं। सेकेंडली, मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको दिया है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है एंटी डिफेक्शन लॉ में। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन आपको दिया है और एक आप इंट्रोडक्शन और भी दे सकते हैं अगर आपको ये कॉन्टेक्सचुअल इंट्रोडक्शन नहीं देने हैं। इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट कि क्या इशू हुआ है तो आप ये इंफॉर्मेटिव इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, वेयर यू कैन जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ विच इज अंडर द शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन 1985 और ये प्रिवेंट करता है इलेक्टेड MLAs और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स फ्रॉम रेगुलरली चेंजिंग द पार्टीज एज पर देयर कन्वीनियंस। तो आप इस टाइप का भी एक इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। आई होप आपको इशू बेसिक समझ में आ गया है और यहां पर समझ में आ गया है क्या प्रॉब्लम है एंटी डिफेक्शन लॉ में। आगे देखते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या इश्यूज हैं। अब आपको लिखना है, सबसे पहला आप इशू यही लिखेंगे जो क्वेश्चन से क्लियर है, दैट देयर आर इनसफिशिएंट प्रोविजंस इन एंटी डिफेक्शन लॉ टू प्रिवेंट द डिफेक्शन। और यहां पर आप लिख सकते हैं दिस वाज द केस इन द मध्य प्रदेश, जहां पर MLAs ने डिफेक्ट इस तरह से नहीं करा था कि उन्होंने दूसरी पार्टी को वोट करा, बट उन्होंने रिजाइन करके दूसरी पार्टी की हेल्प कर दी सरकार बनाने में और अब उनकी खुद की सरकार गिर गई। और इसी का ही फायदा भी मिला कि जो डिफेक्टेड MLAs थे जिन्होंने दूसरी पार्टी को बाद में ज्वाइन कर लिया, उनको बाद में मिनिस्टर भी बना दिया गया। ये एक इशू है। दूसरा एक और इसी का एक सब इशू होता है, इसी के जैसा ही होता है कि गवर्नमेंट अभी भी बहुत सारी जगहों पर सरकारें गिरती हैं, जैसे कर्नाटका का केस था, वहां पर लास्ट ईयर सरकार गिर गई थी कांग्रेस की और लोकल
पार्टीज की, रीजनल पार्टीज ने मिलकर बनाई थी। सिमिलरली राजस्थान में भी अभी केस हो रहा था जहां पर सरकार गिरते गिरते बची थी। तो एंटी डिफेक्शन लॉ इज स्टिल नॉट प्रूविंग टू बी गुड इनफ टू प्रिवेंट सच काइंड ऑफ टॉपलिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी बात आप लिख सकते हैं। एंड देयर आर एलिगेशंस ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग स्टिल नाउ। ये पहला इशू है एंटी डिफेक्शन के साथ। सेकेंड इशू है दैट एंटी डिफेक्शन लॉ डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डिसेंट एंड डिफेक्शन। मतलब अगर कोई एमएलए अपनी पार्टी का जो ओपिनियन है उससे अग्री नहीं करता है, अगर उसके विचार उस अपनी पार्टी के जो व्यूज हैं उनसे अलग हो जाते हैं उसके व्यूज, तो उसमें और अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट करने के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से किसी भी एमएलए या किसी भी एमपी का कोई भी व्यू हो, उसको हमेशा वोट करना है अपनी पार्टी की लाइन पर ही, वो अपनी पार्टी के ऑपोजिट जाकर के वे वोट नहीं कर सकता है। सपोज देयर इज वन एमएलए और एमपी, नाउ दिस इज फ्रॉम पार्टी, लेट अस सपोज दिस पर्सन इज फ्रॉम पार्टी ए, but he is on some issue, let us say the issue is of some issue, let us say the issue is of corruption के इशू पे he is not agreeing with the opinion of his party, वो उससे अग्री नहीं करता है, so he is not agreeing to the opinion of his party। but अगर उसकी पार्टी ने कोई बिल ले आई है उसके लेजिस्लेटिव असेंबली में, या इफ ही इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट में कोई बिल लाया है, स्टिल ही हैज टू ऑलवेज वोट फॉर द पार्टी, सो ही हैज टू ऑलवेज वोट इन फेवर ऑफ पार्टी, वो अपोज नहीं कर सकता है, बिकॉज वोटिंग से पहले विप आ जाता है। विप इज द पार्टीज मैंडेट, पार्टी का मैंडेट होता है कि आपको इस इशू पर ऐसे वोटिंग करनी है, तो वो उसको अपोज नहीं कर सकता है। उसके कोई भी खुद के अपने व्यूज हो, उसके अगेंस्ट जाकर के उसको पार्टी के फेवर में ही विल ऑलवेज हैव टू वोट अगर विप आ गया है, और पार्टीज हर एक बात पर विप निकाल देती हैं। सो दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट दिस इज नॉट अलाउइंग द इंडिविजुअल एमपीज टू हैव देयर ओन डिसेंट, वो किसी बात से डिसएग्री नहीं कर सकते हैं और उनको हर बार वोट करना ही पड़ेगा। उनकी खुद की फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस जो होती है, अपने जो खुद का उनकी सोच हो सकती है, वो खत्म हो जाती है। दैट इज व्हाट आई हैव रिटन, एमएलएज एंड एमपीज हैव टू अबाइड बाय द मैंडेट्स ऑफ द विप्स। बाकी जो और डेमोक्रेसीज होती हैं, ब्रिटेन और यूएसए या अदर डेमोक्रेसीज, वहां पर इतने स्ट्रिक्ट रूल नहीं होते हैं। अगर कोई मेंबर ऑफ उनका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, he can vote against their party lines also. This has happened in USA also many times and in Britain also. Next है that यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ में एक स्पेशल प्रोविजन है कि अगर किसी भी इलेक्टेड पार्टी के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, अगर 2/3 मेंबर मर्ज कर जाते हैं किसी दूसरी पार्टी के साथ, तो उसको एंटी डिफेक्शन नहीं समझा जाता है। एग्जाम्पल के लिए सपोज देयर आर 6 members of some party which are elected in a legislative assembly। अगर इन 6 मेंबर में से 4 मेंबर डिसाइड कर लेते हैं कि वी आर गोइंग टू मर्ज विद सम अदर पार्टी हुज मेंबर्स आर दिस, देन दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिफेक्शन। अगर वो मर्ज कर जा रहे हैं तो इस पूरी पार्टी को मर्ज मान लिया जाता है एंड दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिफेक्शन। सो इंडिविजुअल एमपी या एमएलए अगर किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसको डिफेक्शन समझ लेते हैं, बट अगर पूरा का पूरा ग्रुप चला जाता है, 2/3 मर्जर हो जाता है, तो उसको मान लिया जाता है कि नहीं, ये डिफेक्शन नहीं है। सो दैट डिस्टिंक्शन इज इरैशनल डिस्टिंक्शन। एक और इसी का पॉइंट है दैट किसी भी एमपी या एमएलए के लिए कोई इंसेंटिव नहीं भी होता है कि किसी इशू को वो इन डेप्थ में स्टडी करें, उसको समझ के अपना कोई ओपिनियन बनाए, क्योंकि उनको वैसे भी पार्टी जो बोलेगी उसी को ही मानना पड़ता है। एक इशू और है यहां पर इसके साथ कि अगर कोई पार्टी, सपोज किसी कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन में खड़ी भी होती हैं और कोई एक जीत भी जाती है, बट वो बाद में आफ्टर द पोल अगर दोनों में से किसी को भी नहीं मिली है तो वो आपस में आफ्टर द पोल एक दूसरे के साथ अलायंस कंबाइन कर लेते हैं। सो सपोज अगर 2 पार्टी हैं, लेट अस सपोज यहां पर पार्टी ए है
और पार्टी बी है, दोनों ने इलेक्शन लड़ा एंड देयर इज अ पार्टी सी ऑल्सो। पार्टी ए को मिल जाती है, लेट अस सपोज टोटल 100 सीट्स हैं, टोटल 100 सीट्स हैं, इसको 33 मिलती है, इसको 33 मिलती है, इसको 34 मिल जाती हैं। इन दैट केस अगर इन दोनों ने कंबाइन कर लिया आफ्टर द इलेक्शन, इन दोनों ने अपना अलायंस बना लिया, तो ये दोनों मिल करके सरकार चला सकते हैं। बट यहां पर भी तो इशू है भाई, दोनों ने ड्यूरिंग द इलेक्शन एक दूसरे को अपोज करा था, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करती हैं पार्टी, बट आफ्टर द इलेक्शन दोनों अलायंस बना सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड। भाई ये भी तो जनता के अगेंस्ट, जो आप जनता को बोलते हो कि ये पार्टी ने ऐसा करा, इसने वैसा करा, ये भी तो एक तरह का धोखा ही हो जाता है जनता के साथ, तो इसको भी बोला जाता है दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग थिंग। इसका एग्जाम्पल है जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी ने मिल करके लास्ट असेंबली इलेक्शन में सरकार बना ली थी, while both BJP and PDP are diametrically opposite to each other, दोनों के व्यूज बिल्कुल ऑपोजिट है, बट दोनों ने मिलकर के सरकार बना ली थी, so that is also considered a wrong thing। और जब भी ऐसा होता है तो बहुत ही क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन होता है मिनिस्ट्रियल पोस्ट्स का, कि कौन सी पार्टी का कौन आदमी मिनिस्टर बनेगा, उसको क्या पोस्ट मिलेगी। तो ये भी एक तरह की हॉर्स ट्रेडिंग ही हो गई, जहां पर अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स के लिए जो एमएलएज होते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो एक तरह की ट्रेडिंग कर डालते हैं मिनिस्ट्रियल पोस्ट्स का। लास्ट पॉइंट इस पर एक और है कि इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द एक्सपल्शन ऑफ अ लेजिस्लेटर फ्रॉम हिज पार्टी फॉर हिज एक्टिविटीज आउटसाइड द लेजिस्लेचर। इस बात को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सपोज देयर इज दिस एमपी, let us suppose he is from party A. Now what he does is that when it comes to voting, जब भी इसको वोटिंग करनी होती है, so he votes always in favor of party A. By voting I mean voting in parliament or legislative assembly, not the voting in election. So he votes in favor of party A. But जब भी ये कभी बाहर जाता है, मीडिया में जाता है, कहीं जाता है, he always criticizes his own party। मतलब अपनी पार्टी ए को क्रिटिसाइज करता है, वोट कर रहा है अपनी पार्टी के फेवर में, बट क्रिटिसाइज करता है पार्टी खुद को ही जाकर के मीडिया में सब जगह पर खुद की पार्टी को ही क्रिटिसाइज करता है। एंटी डिफेक्शन लॉ डज नॉट प्रोवाइड फॉर द एक्सपल्शन ऑफ दिस मेंबर। मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ बोलता है कि एज लॉन्ग एज ही इज वोटिंग फॉर द इन फेवर ऑफ हिज ओन पार्टी, ही विल नॉट बी कंसिडर्ड टू हैव वायलेटेड हिज ओन पार्टी गाइडलाइंस। मतलब वो पार्टी का मेंबर रहेगा, उसकी सीट नहीं जाएगी। लेकिन यहां पर एक क्लॉज है, क्लॉज ये है कि जिस भी हाउस का ये मेंबर है, जिस भी हाउस का मेंबर है, अगर उस हाउस के जो स्पीकर है या उसका चेयरमैन है, जो उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, इफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर फील्स दैट ही इज क्रिटिसाइजिंग हिज ओन पार्टी एंड इफ ही फील्स दैट इट अमाउंट्स टू रेजिग्नेशन ऑफ हिज फ्रॉम हिज पार्टी, देन ही कैन डिस्क्वालिफाई दिस मेंबर। सो बोला यह जा रहा है कि लॉ बोलता है कि जब तक वो अपनी पार्टी के फेवर में वोटिंग कर रहा है, तब तक उसको कुछ नहीं बोला जाएगा। He will be considered a valid member of the legislative assembly or the parliament, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है इस हाउस का, चाहे स्पीकर हो गया, चेयरमैन हो गया, अगर उसको लगता है कि दैट दिस मेंबर इज ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग हिज ओन पार्टी एंड दैट इज understood to have been resigned from his own party, अगर उसको समझ लेता है कि हाँ भाई इन्होंने रिजाइन कर दिया है क्योंकि ये क्रिटिसाइज ही करते हैं, then he can say that this member is disqualified, और इसको डिस्क्वालीफाई कर देगा। ऐसा हुआ है अभी 2 years back that the member Sharad Yadav, who is from Jadayu party in Bihar, he was a member of Rajya Sabha and he was constantly criticizing his own party. As a result, the Vice President of India, Venkaiah Naidu, who is the chairman of the Rajya Sabha, he understood Sharad Yadav to have been disqualified from the Rajya Sabha. उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, despite he was not voting against his own party. तो देखिए, उसको इस तरह समझा गया
कि उन्होंने अपनी पार्टी को विरोध कर रहे हैं, अपनी पार्टी के अगेंस्ट बार बार बोलते हैं, तो मतलब इनका तो रिजाइन हो ही गया है। ये अंडरस्टूड है इन्होंने रिजाइन करा, इवन तो उन्होंने फॉर्मली कोई रेजिग्नेशन नहीं दिया था, इवन तो उन्होंने कभी वोटिंग भी नहीं करी अपनी पार्टी के अगेंस्ट जा करके। अब इस टाइप की जो पावर्स होती हैं स्पीकर को, दैट इज लाइक गिविंग अ क्वाजी जुडिशियल पावर टू द स्पीकर। आप स्पीकर को एक टाइप की क्वाजी जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर दिए दे रहे हो, जो पावर उसको दी ही नहीं थी लॉ में, ये एक्स्ट्रा पावर्स आ गई हैं स्पीकर के पास। दैट इज अगेन अ क्रिटिसिज्म ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। सो दीज आर ऑल द इश्यूज विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। आगे देखते हैं कैसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ को इंप्रूव कर सकते हैं। पहली चीज है दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिकमेंडेशंस फॉलो करके। दिनेश गोस्वामी कमेटी की फर्स्ट रिकमेंडेशन है दैट किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई केवल तभी करा जाना चाहिए जब वो मेंबर किसी ऐसे इशू पर अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट कर देता है जिससे उस पार्टी की सरकार गिर सकती है। अगर कोई रूलिंग पार्टी का मेंबर है और वो अपनी पार्टी को किसी ऐसे इशू पर वोट कर दे जहां पर सरकार ही गिर जाएगी, तभी उसको डिस्क्वालीफाई मानना चाहिए। तो इसका सीधा सा मतलब है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब होता है, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस जब मूव हो रहा होता है, उसके टाइम वो अपनी पार्टी के ऑपोजिट नहीं जा सकता है। बाकी जो छोटे छोटे इश्यूज है वहां पर जा सकता है। इससे ये फायदा होगा कि जो अभी हमने इश्यूज देखे थे यहां पर, कि अगर कोई एक मेंबर है जो अपनी पार्टी के साथ अग्री नहीं करता है किसी इशू पर, वो वोट कर पाएगा और उसको हर बार अपनी पार्टी के विप की बात नहीं माननी पड़ेगी। सेकेंड है यहां पर कि जो पावर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन होती है, जो स्पीकर या चेयरमैन के पास है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है, वो उनके पास में उनसे ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये स्पीकर या चेयरमैन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी। ये उसके मेंबर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के, और वो गवर्नमेंट के फेवर में ही आते हैं। दिस हैज बीन सीन टाइम एंड अगेन कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो गवर्नमेंट के फेवर में हो जाता है। तो ये दो रिकमेंडेशन है दिनेश गोस्वामी कमेटी की। थर्ड रिकमेंडेशन है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करने की पावर होती है, जो क्वाजी जुडिशियल पावर है, दैट शुड बी टेकन फ्रॉम द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड इट शुड बी गिवन टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट इन केस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनके हाथ में दे देनी चाहिए इन केस ऑफ अ पार्लियामेंट। दिस रिकमेंडेशन इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस पॉइंट, एक्सेप्ट द प्रीवियस पॉइंट वाज ओनली फॉर द दिनेश गोस्वामी कमेटी। So these are all the measures to prevent the misuse of the anti-defection law. इस क्वेश्चन का आप कंक्लूजन कर सकते हैं by mentioning that anti-defection law has really got many ambiguities, और उसके अगेंस्ट क्वेश्चन भी बहुत बार रेस करे गए हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट दिनेश गोस्वामी कमिटीज रिकमेंडेशन शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस एंड it should be implemented. This can be one example of the conclusion. The second example can be that there are indeed issues in the anti-defection law. Issues तो हैं, ये हर कोई मान रहा है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनमें मॉरल और एथिकल वैल्यूज खत्म हो गई हैं। देख लीजिए, इस कंक्लूजन को मैं रिलेट कर रहा हूं पेपर 4 एथिक्स से, और वहां पर बोल रहा हूं कि उनमें मॉरल और एथिकल वैल्यूज खत्म हो गई हैं, और इस वजह से चाहे कितना भी टफ लॉ आ जाए वो हेल्पफुल नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप के आप कंक्लूजन यहां पर दे सकते हैं। दीज आर ओपन एंडेड कंक्लूजन्स। सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।